सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, वैश्विक स्तर जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के तहत सर्वाधिक LEED नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो आंसर होगा यहाँ पे भारत। LEED का मतलब हो गया लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। मतलब जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। मतलब उसे बनाने में नेचुरल और बिल्डिंग वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ हो, उसकी प्लानिंग और डिजाइन ऐसी हो कि ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक ऊर्जा का इस्तेमाल हो। मतलब सनलाइट का हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाएं और जो प्राकृतिक हवा है उस एयर का हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाएं, इस तरह से उसकी डिजाइन बनी हुई हो। कहने का मतलब ये है कि उसका डिजाइन, उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो कि ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक ऊर्जा का इस्तेमाल वहां पे हो सके। अब ग्रीन बिल्डिंग को रेटिंग देने के लिए या यूं कहें कि उसको रैंकिंग देने के लिए यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ये लीड नेट जीरो सर्टिफिकेट जारी करती है। तो क्वेश्चन में यही कहा गया कि किस देश को सर्वाधिक ये लीड सर्टिफिकेट मिले हैं, तो आंसर होगा भारत को। नंबर 1 पे भारत है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है और तीसरे स्थान पे इसमें चाइना है। तो पूरे विश्व में, मतलब पूरे विश्व में जितनी भी ग्रीन बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें से 45% भारत में चल रहे हैं। और भारत में भी पूछोगे तो हरियाणा और तमिलनाडु इस मामले में टॉप पर है, यह भी मैंने आपको बता दिया। तो भारत में 45% कहा हमने जितने पूरे विश्व में चल रहे हैं। अमेरिका इस मामले में 30% प्रोजेक्ट्स के साथ दूसरे स्थान पर है, तो चाइना 10% प्रोजेक्ट्स के साथ तीसरे स्थान पर है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है? कई बार मैंने आपको बताया है, इस बार आप बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS प्रणाली को लागू किया? तो आंसर होगा इसका तो उत्तर प्रदेश। यहां पे LADCS मतलब होता है लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम, यानी कि कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने और उनके बीच छोटे मोटे विवादों को सुलझाने के लिए 2 साल के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत ये कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली को लागू किया है। तो इसे लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य है समाज के कमजोर और असुरक्षित वर्गों को प्रभावी और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अदालत आधारित कानूनी सेवाओं को मजबूत करना। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है, इसी से मिलता जुलता है, आपको भी याद आएगा। एक एप्लीकेशन थी, इसका नाम है इंडिया लीगल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को नागरिकों को उनके घरों से कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया था। आप मुझे बताइए इसको लॉन्च किसने किया था? भारत के कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही थे वो लॉन्च करने वाले, उनका नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं। लेकिन बात तो यहां उत्तर प्रदेश की भी हुई है। तो ये रहा मैप में यूपी। देखो, उसकी कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये खोली गई लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र आपको मिलेगा लखनऊ में। और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, ये जो उत्तर प्रदेश है ये कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो 8 राज्य हैं, एक यूनियन टेरिटरी है और एक देश है। 8 राज्य कौन कौन? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और एक देश है नेपाल। यहाँ का राज्य पक्षी है सारस, पशु है बारहसिंगा, ये मध्य प्रदेश का भी है, और वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश और फल है आम। यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा, नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और याद रखना, अभी उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और इस तरह से ये देश का 53 नंबर का 53वां टाइगर रिजर्व है। और देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना है तराई एलिफेंट रिजर्व। बाकी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की थी और अभी एल्डर लाइन सेवा को भी उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था बुजुर्गों के लिए। और अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समर्थ अभियान शुरू किया था हमारे पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने। और भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना ये शुरू होगी उत्तर प्रदेश में। और बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। अभी वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ था वाराणसी में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण अभी हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसका शुभंकर मैस्कोट था जीतू।
जो रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को, जो कि यहाँ का राजकीय पशु है। अब आप लोग बताओ इस यूनिवर्सिटी गेम्स में पहले स्थान पे, दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल बनी है वाराणसी। और वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू हुई थी। उस क्रूज का नाम है गंगा विलास। और रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर वाराणसी है, ये भी याद रखो। याद रहेंगे ना ये सारे पॉइंट्स। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में स्काई रूट ने किस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो आंसर होगा रमन 1। तो अभी स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी, ये हैदराबाद की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, और अभी इसी ने विक्रम 1 रॉकेट में रोल एटीट्यूड कंट्रोल के उद्देश्य से रमन 1 इंजन की उड़ान योग्यता का सफल परीक्षण किया है। हमने कहा स्काई रूट एरोस्पेस ये कहाँ की कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी है। या आप यूं भी कहना या यूं याद रखना कि ये भारत की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसने स्पेस में रॉकेट लॉन्च किया था। और आपको याद होगा भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट स्काई रूट कंपनी ने ही बनाया था। उसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पे रखा था, जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी। क्या नाम था, विक्रम एस। और स्काई रूट कंपनी ने ही भारत का पहला निजी तौर पर क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया था, उसका नाम था धवन 1। तो ये आप ध्यान रखना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह लॉन्च किया था, तो आंसर होगा NVS-01। किस रॉकेट से, GSLV F-12 से। अच्छा यहाँ पे यूं बताओ कि दुनिया का पहला 3D मुद्रित यानी कि 3D प्रिंटेड रॉकेट को लॉन्च किया गया था जिसका नाम था टेरन 1। किस एरोस्पेस कंपनी ने, तो रिलेटिविटी स्पेस कंपनी ने। पर ये लॉन्च तो सफलतापूर्वक हो गया था, लेकिन बाद में ये क्रैश हो गया था। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को में फिर से शामिल हो रहा है, तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी जुलाई 2023 में अमेरिका यूनेस्को में फिर से शामिल हो रहा है। एक्चुअली में अमेरिका ने 2018 में यूनेस्को को छोड़ दिया था, या यूनेस्को से अलग हो गया था। अच्छा आगे बढ़े उससे पहले एक प्रश्न है मेरा आपके लिए कि अमेरिका के साथ एक और देश था जो यूनेस्को से अलग हो गया था 2018 में, उस देश का नाम बताओ। अब आप सोच रहे होंगे कि यार यूनेस्को से अमेरिका अलग क्यों हुआ, क्यों छोड़ दिया यूनेस्को को अमेरिका ने। तो एक्चुअली में 2011 की ये बात है। ये सिलसिला 2011 को शुरू हुआ था जब यूनेस्को ने फिलिस्तीन को सदस्य के तौर पर शामिल करने के प्रस्ताव रखा था, और वो पास भी हो गया था वो प्रस्ताव। तो उस समय तो अमेरिका ने यूनेस्को को जो फंड देता है, जो पैसा देता है, वो देना बंद कर दिया था। पर 2018 में ट्रंप सरकार ने यूएसए को यूनेस्को से पूरी तरह से अलग कर लिया था 2018 में। ठीक है भाई सब बात हो गई, पैसा देना बंद कर दिया, फिर बाद में छोड़ भी दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वापस से शामिल क्यों हो रहा है, तो इसका सीधा सा कारण है चाइना। क्योंकि अमेरिका के एब्सेंस में जब अमेरिका वहां से निकल गया, अलग हो गया, तो संगठन में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तो यही इसका एक मेन कारण है कि अमेरिका फिर से इसमें शामिल हो रहा है। और इसी के साथ अमेरिका ने यह भी कह दिया कि जो भी उसका बकाया हुआ फंडिंग है ना, जो करीब $600 मिलियन से ज्यादा का बैठता है, उस राशि का भी भुगतान करेगा अमेरिका। तो यूनेस्को तो खुश है ही सही, भाई फंड आने वाला है। फंड किसके पास आता है तो कौन खुश नहीं होता। बात यहाँ पे यूनेस्को की हम करते हैं। देखो यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अज़ौले। चलो यूं बताओ, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने, तो आंसर होगा डेनिस फ्रांसिस। ये त्रिनिदाद और टोबैगो देश के हैं। और आपको याद है भी पश्चिम बंगाल के श्री निकेतन को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था। अच्छा भारत में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, विश्व धरोहर स्थल हैं, तो 40 हैं। 40वां है धोलावीरा जो कि गुजरात में है, जो कि एक हड़प्पा स्थल है जिसका स्थानीय नाम है कोटड़ा द टिम्बा। और इससे पहले 39 नंबर का बना था रामप्पा मंदिर जो कि है तेलंगाना में। और वैसे यूनेस्को में भारत के कितने शहर विश्व विरासत सूची में शामिल हैं ये पूछेंगे तो आंसर होगा 2। एक है जयपुर और एक है अहमदाबाद। और भारत में यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत स्थल यानी कि अमूर्त धरोहर यानी कि इंटेंजिबल साइट्स, कुछ भी आप बोल सकते हो, ये कितनी है 14 है। 14 नंबर की बनी थी पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक 3.0 में टॉप जिला कौन सा है, तो आंसर होगा जम्मू। और पहला प्रश्न तो यही आपका बन जाएगा इसके अंदर कि
जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, राज्य या यूनियन टेरिटरी? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और अभी इसका ये तीसरा संस्करण जारी किया गया, जिसमें जम्मू जिला पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पे सांबा है, तीसरे नंबर पे श्रीनगर है। अब वैसे रैंकिंग एंड इंडेक्सेस वाला प्रश्न है, और जब भी रैंकिंग वाला प्रश्न आता है 2023 की सारी इंपॉर्टेंट रैंकिंग मैं आपको बार बार रिवाइज कराता हूँ, लेकिन आज मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे। तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा है। लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में अभी। और अगर आपसे पूछे ना कि बैंगनी क्रांति का संबंध किससे है, लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने से, ये याद रखना जरूर। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बना, जम्मू कश्मीर में, जो कि है जम्मू चिड़ियाघर, जिसका नाम है जम्बू चिड़ियाघर। और देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज ये कहाँ पे बन रहा है, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में, जो कि है अंजी खंड रेल ब्रिज। वैसे सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी जम्मू कश्मीर में बन रहा है चेनाब नदी पर। अभी यहीं पे पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। और जम्मू कश्मीर की है एक पर्यावरण कार्यकर्ता है आलिया मीर, ये अभी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता था इन्होंने। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ बना, श्रीनगर में। और अभी जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार भी खोजे गए थे। अच्छा, जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का अभी निधन हो गया इसी साल। उनका नाम क्या है, रहमान राही। और पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड पर शिफ्ट होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी आपका जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में ही निवेशक दीदी पहल शुरू हुई थी। और ये पहल है क्या, ये अभियान है क्या, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा का पहला 13वां हुआ वित्तीय साक्षरता अभियान है ये। अभी जम्मू कश्मीर के बसहोली पेंटिंग को जीआई टैग भी मिला था। यहीं पे आपको डल झील मिलेगी, जिसे श्रीनगर का गहना या कश्मीर का मुकुट कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने शुरू किया, तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल ने ये भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, 9 भारतीय भाषाओं में ओरिजिनल समाचार बनाने वाले छोटे व मध्यम आकार के समाचार संगठनों को सशक्त बनाना। और इसमें उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, टेक्निकल सपोर्ट के साथ फंडिंग भी की जाएगी। और 9 भारतीय भाषाएं कौन कौन सी है, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, गुजराती और मराठी है। आप मुझे बताओ, जिस तरह से चैट जीपीटी को लॉन्च किया था ना ओपन एआई ने, गूगल ने किसे लॉन्च किया था, गूगल ने लॉन्च किया था बार्ड। और रशिया ने गीगा जीपीटी को लॉन्च किया था। आपको इसी प्रश्न से मिलता जुलता एक प्रश्न में याद दिला रहा हूं कि भारत में स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा ये लॉन्च किया गया था। आप में से कोई बता सकते हैं इसको लॉन्च किसने किया था, तो इसका उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। देखो, गूगल की बात करें, स्थापना होती है 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। फाउंडर हैं लेरी पेज और सर्जे ब्रिन। और ये पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट की। और अभी गूगल और अल्फाबेट की सीईओ हैं सुंदर पिचाई। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 में कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय टॉप पे रहा, तो आंसर होगा आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो टाइम्स हायर एजुकेशन की 2023 की वार्षिक एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है, और इसमें 18 भारतीय विश्वविद्यालयों ने टॉप 200 में जगह बनाई है। इस लिस्ट में आईआईएससी 48 नंबर पर है, यानी कि टॉप 50 में ये एक ही यूनिवर्सिटी है। और टॉप पर कौन है, चाइना का सिंघुआ यूनिवर्सिटी, दूसरे पे भी चाइना का पेकिंग यूनिवर्सिटी, और तीसरे पे है सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी। मैंने लिस्ट लगा दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी हमारे शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 को जारी किया था, इसमें ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा, तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। ओवरऑल रैंकिंग का पूछा है मैंने आपसे। वैसे तो अलग अलग कैटेगरी में है ये, लेकिन ओवरऑल वाला इंपॉर्टेंट है। और इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न बनेगा आपका करंट अफेयर्स का, कि अभी किस राज्य ने अपने राज्य के कॉलेज यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया था इसी तरह से, तो आंसर होगा केरल ने। ये पॉइंट भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया, लॉन्च किया, तो आंसर होगा चाइना ने।
अभी चाइना ने साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है और ये चाइना का एक नेशनल रिकॉर्ड है। चाइना का है, पूरे विश्व का नहीं है। और इसमें रॉकेट कौन सा इस्तेमाल हुआ? लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। अच्छा, वैसे पूरी दुनिया में अब आप जानना चाहोगे कि एक ही रॉकेट से सबसे ज्यादा उपग्रहों को, सैटेलाइट्स को भेजने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो स्पेस एक्स का, जो कि एलन मस्क की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, अमेरिका की है ये। इसने 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था एक साथ। और किस रॉकेट से? फॉल्कन 9 रॉकेट से। इसमें दूसरे नंबर पे भारत का नाम आता है। भारत ने PSLV 37 रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। तो ये ध्यान जरूर रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो है हमारे अनुराग ठाकुर, इन्होंने कौन सा अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा भारत इन पेरिस। तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर, जिन्होंने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक मैराथन के साथ भारत इन पेरिस नाम से एक अभियान शुरू किया। तो अभी भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक, जो कि 2024 में होंगे, उससे पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए ये भारत इन पेरिस नाम से एक अभियान शुरू किया है। ये जो आपके पेरिस ओलंपिक हैं, ये समर ओलंपिक हैं जो 2024 में होंगे। और उसके बाद समर ओलंपिक होंगे 2028 में। 4 सालों के अंतराल में होते हैं ना, वो 2028 वाले कब होंगे? मतलब कहाँ पे होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे। अभी 2020 वाले हुए थे टोक्यो जापान में, टोक्यो ओलंपिक। वैसे आयोजन तो कोरोना के कारण 1 साल बाद हुआ था, लेकिन कहा तो उन्हें टोक्यो ओलंपिक 2020 ही कहा जाता है। अब आप मुझे बताओ 2032 वाले जो समर ओलंपिक हैं वो कहाँ पे होंगे? ये हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में। देखते हैं कितना आपको याद है। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी अमूल गर्ल के निर्माता का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? सिल्वेस्टर दाकुन्हा। तो अमूल के प्रोडक्ट्स खाए होंगे आपने तो उनके ऊपर एक छोटी बच्ची का फोटो जरूर देखा होगा आपने। उसको इन्होंने डिजाइन किया था, पर इनका निधन हो गया। नाम है सिल्वेस्टर दाकुन्हा। ज़्यादा फालतू बात नहीं बताई, जो काम की बात थी वो मैंने बता दी आपको। और इसी तरह से हर क्वेश्चन में मैं कोशिश करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट में आपको बातें बताऊं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाए। फालतू लंबी चौड़ी बात करके मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, वीडियो लंबा करके। अच्छा, आपको याद होगा गॉर्डन मूर का नाम, इंटेल के सह संस्थापक थे, ये इनका निधन हो गया। और पोकर के गॉड फादर कहे जाते हैं डॉयल ब्रुनसन, अमेरिकी हैं, इनका निधन हो गया अभी। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर किन्हें कहा जाता है? इनका निधन नहीं हुआ, लेकिन ये न्यूज में थे क्योंकि इन्होंने गूगल कंपनी को छोड़ दिया। इनका नाम है जेफरी हिंटन। और वैसे ORS का जनक कहा जाता है दिलीप महालनोबिस को। इनका निधन हो चुका है, लेकिन अभी पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट्स अभी न्यूज में थे, इनको ध्यान रखना। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। जितना मेरे से होता है मैं आपको चीजें रिवाइज करा देता हूँ। हर क्वेश्चन में तो आपको उससे रिलेटेड पॉइंट्स में आपको रिवाइज कराता ही हूँ, साथ में वीडियो के लास्ट में 1 दिन पहले का रिवीजन भी करवाता हूँ। साथ में मैं कुछ दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन अभी वैसे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया नहीं है। जब तक मेरा खुद से फाइनल नहीं हो जाता मैं आप लोगों को कोई चीज़ बताता नहीं हूँ, क्योंकि जब वो पूरी नहीं हो पाती ना तो आप लोगों को भी दुख होता है और मुझे तो होता ही है। जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे 5-6 महीने खत्म हो गए 2023 के, तो जनवरी से, जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट्स अगर पुराने हो तो वो जानते होंगे, पहले हम एक रिवीजन सीरीज चलाते थे जिसमें 5 से 6 महीने के पुराने करंट अफेयर्स में रखता था, डेज के क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन वगैरह होते थे। तो अभी उसी तरह का कुछ स्टार्ट करने का मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ दिनों से, लेकिन बैठ नहीं पा रहा, जिसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि जनवरी से स्टार्ट करूँ। पहले तो मैं रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन लिया करता था, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जनवरी से ही स्टार्ट करें। हर दिन 2 दिन उठाएंगे, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी होंगे, जैसे कि आज हमने करा तो 1 और 2 जनवरी को उठा दिया, कल करेंगे 3 और 4 को, फिर अगले दिन करेंगे 5 और 6, मतलब हर दिन 2-2 डे आगे बढ़ते जाएंगे, तो पुराना भी वापस से रिवीजन होता रहेगा। ये प्लानिंग चल रही थी, और कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी साथ में करें, लेकिन अभी पता नहीं कुछ बैठ नहीं पा रहा, टाइमिंग वाइमिंग का भी। और पिछली वाली जो हमने सीरीज थी वो भी इसी कारण से हमने बंद करनी पड़ी थी, क्योंकि रेस्पॉन्स नहीं मिला था। एक रेस्पॉन्स भी बड़ी बात होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, तो फिर सामने वाले को भी काम करने का मन करता है, फिर वो कैसे भी करके टाइम निकालता है कि नहीं यार। आप इसको अपने ऊपर लेकर के देखो, एक स्टेज पे चढ़ करके आपको गाना गाना है या कॉमेडी करनी है या फिर आपको कुछ बोलना है, भाषण देना है, आपके सामने जनता खड़ी है, बहुत सारे लोग खड़े हैं आपके स्कूल के स्टेज में, कॉलेज के सामने, कहीं भी मान लो, अज्यूम करके देखो बहुत सारे लोग होंगे, तो आपको डिलीवर करने में, जो भी आप आइटम बना करके लाए हो वो डिलीवर करने में मजा आएगा आपको, मेहनत अपने आइटम पे अपने प्रोडक्ट पे वर्क करने में आपको मजा आएगा।
लेकिन अगर आपके सामने जनता ही नहीं होगी, 4-5 जने हैं, वो भी ठीक है चल रहा है काम, तो आपको मज़ा नहीं आएगा कि बंद करो यार, क्या मतलब है, इतना मैं टाइम दे रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कहीं और दूंगा। तो वही वाली चीज़ मेरे साथ भी हुई, इसलिए फिर उसे बंद करना पड़ा। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। चलो अभी तो कल के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं रिवाइज करना। तो पहला प्रश्न था कि अभी उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक ये कहाँ पे शुरू हुआ, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। फिर पूछा अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स आई थी, उसमें टॉप पे कौन सा शहर है, ऑस्ट्रिया का वियना। फिर है पहले प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, आचार्य एन गोपी को। फिर पूछा अभी सिम्फनी टू जैज नाम की बुक को किसने लिखा, अंकित खेमका ने। फिर पूछा अभी नाविक दिवस डे ऑफ सी फेरर मनाया गया 25 जून को। फिर पूछा अभी किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया, तेलंगाना में। फिर पूछा अभी द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग नाम की बुक को किसने लिखा, अमित कुमार झा ने। फिर पूछा अभी ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष किसे बनाया गया, रूबी सिन्हा को। फिर पूछा अभी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी के चेयरमैन बने हसमुख अधिया। और आखिरी प्रश्न था कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और गाइस सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना भाई। बाकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। पीडीएफ जो कह रहे हैं पीडीएफ भी आपको क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और देखो हमारे जो मई महीने के वीकली करंट अफेयर्स वीडियो छूट रहे थे वो कल पूरे हो चुके हैं। जून तो साथ के साथ चल ही रहा है, मई छूट गए थे तो वो कल अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि आरटीआई की जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा, तो आंसर होगा तमिलनाडु। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।